जो क्वेश्चन इस असाइनमेंट में डाउट है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने जितने लोगों ने क्वेश्चन डाउट पूछे उन सबको कंबाइन करके मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कई सारे लोगों ने थर्ड क्वेश्चन पूछा है। पहले थर्ड पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी ऑन गोइंग टू हाइट ऑफ r/2 अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी। ठीक है, डिक्रीज पूछ रहे हैं, चेंज पूछ रहे हैं। ठीक, तो जो फाइनल वैल्यू होती है आउटसाइड सरफेस पे, वो होती है जो कि सरफेस पे होती है इंटू 1 r/2 हाइट पे जा रहे हो। तो जब आप r/2 हाइट पे जा रहे हो तो अप्रोक्सीमेशन तो आपका चलेगा नहीं, अब आपको एग्जैक्ट रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट रिलेशन जो होता है आउटसाइड पॉइंट पे, वो होता है आपका gm/r प्लस एच का होल स्क्वायर, और h जो है वो r/2 है। तो ये 3r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा gm, 3r/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4r², 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4/9 gm/r², 4/9 gm/r², एंड दैट इज जी जो है वो सरफेस पे होती है। तो ये आउटसाइड पॉइंट है। अब डिक्रीज कितना कर गई, चेंज कितना आया ग्रेविटी में, तो वो होगी सरफेस पे माइनस आउटसाइड। आउटसाइड कितना था 4/9 जी, तो जी में से 4/9 जी माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5/9 जी। तो हो सकता है आपने इसमें अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला लगा दिया होगा, फिर आपका आंसर ना मैच कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। इसमें एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो थर्ड वाले का आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है फिफ्थ, इफ द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी। जब रोटेशनल मोशन अगर इंक्रीज करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा, तो जो इफेक्टिव वेट है वो कम होता जाएगा, विल डिक्रीज। वेट ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम, विल इंक्रीज, विल डिक्रीज। तो आंसर इसका बनेगा विल डिक्रीज। उसके बाद पूछा है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ में कह रहे हैं कि ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है एक्सिस के अबाउट, और एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे सेम है हर जगह, इक्वेटर और पोल पे, मतलब अर्थ जो बल्ज है वो हमें कंसीडर नहीं करना है। और कह रहे हैं कि इक्वेटर पे जो रीडिंग है वो सेम है पोल पे डी डेप्थ पे। तो पोल पे जो डी डेप्थ पे रीडिंग होगी, जो ग्रेविटी होगी वो होगी g टाइम्स 1 - d/r। ठीक, और इक्वेटर पे जो रीडिंग होगी वो होगी g - r⍵²। ठीक है, इक्वेटर पे जो इफेक्टिव ग्रेविटी होती है, वेट जो होगा वो होगा g - r⍵², और पोल पे जो अब आप अंदर जाओगे तो डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो g टाइम्स 1 - h/r होता है, तो यहाँ पे g टाइम्स 1 - d/r बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं, यही वो क्वेश्चन में कह रहे हैं। अब डी की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जी से ये वाला जी कैंसिल आउट हो जाएगा, g - g/d/r, और इधर है g - r⍵²। तो इस g से ये वाला g कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको माइनस से माइनस कैंसिल कर दे रहे हैं, ये r ऊपर जाके r² हो जाएगा। तो d की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आएगी r²⍵²/g, r²⍵²/g। सो योर आंसर इज ए पार्ट। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बी इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 5, बाई वॉट फैक्टर इज डेंसिटी बी चेंज टू कीप द वैल्यू जी सेम। ठीक है, रेडियस अगर हम 5 गुना बढ़ा दें तो डेंसिटी में क्या चेंज करें ताकि जी सेम रहे। ठीक है, तो जी का जो फॉर्मूला बनता है रेडियस और डेंसिटी में बना लेते हैं। वैसे तो फॉर्मूला gm/r² होता है, लेकिन मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³। तो r³ और ये नीचे r², तो एक r बच जाएगा, यानी जी जो है वो डेंसिटी इंटू रेडियस के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब यहाँ से बात एकदम क्लियर है कि अगर आपको डेंसिटी, अगर आप चाहते हो जी सेम रहे और आपने रेडियस को 5 गुना कर दिया है, तो डेंसिटी को 1/5 करना पड़ेगा, तब जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आंसर क्या बनेगा आपका बी पार्ट। सॉरी, 9th किसी ने पूछा नहीं था, बस मैंने फ्लो में बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M इज एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द सरफेस ऑफ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ इक्वल मास हैविंग ए रेडियस a। ठीक है, सरफेस से ये भी a डिस्टेंस पे, ये गलत जगह बना हुआ है ये। ठीक है, वो जो कह रहे हैं एट ए डिस्टेंस इज एट ए डिस्टेंस a, इसमें इसको इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, यानी ये डिस्टेंस भी क्या है a है और उसकी रेडियस भी क्या है a है। ठीक, तो पूछ क्या रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ आर जीरो एट द सेंटर ऑफ द शेल। क्या शेल पे ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल जीरो होगा? बिल्कुल जीरो नहीं होगा। फील्ड भी जीरो नहीं होगा। इस शेल का तो सेंटर पे जीरो होगा, बट इस वाले एम का तो यहाँ पे हो ही जाएगा, तो फील्ड भी जीरो नहीं होगा। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो नॉट
ओनली इनसाइड द शेल बट एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल ऑल्सो, ये भी गलत हो गया। अंदर जीरो नहीं होगा, अंदर शेल की वजह से तो नहीं होगा बट इस पॉइंट मास की वजह से यहाँ पे फील्ड हो जाएगा। ठीक, इनसाइड द शेल ग्रेविटेशनल फील्ड अलोन इज जीरो, ये भी गलत है। नीदर ग्रेविटेशनल फील्ड नॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो इनसाइड द शेल, सो योर आंसर इज डी पार्ट। ठीक, शेल के अंदर फील्ड जीरो होता है, लेकिन कब? जब वहाँ पे कोई और चीज़ प्रेजेंट ना हो, कोई और बॉडी प्रेजेंट ना हो। तो शेल के अंदर शेल की वजह से तो फील्ड जीरो होगा, बट ये जो बाहर कैपिटल एम रखा हुआ है उसकी वजह से तो फील्ड हो ही जाएगा। तो फील्ड ना जीरो होगा ना पोटेंशियल जीरो होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा। 11 के बाद आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो है 14th। इसमें कह रहे हैं दो प्लैनेट्स हैं, दोनों की मटेरियल डेंसिटी सेम है ए और बी, और दोनों ए का रेडियस जो है वो बी का डबल है। ठीक है, डेंसिटी जो है वो दोनों की सेम है रो और रो, बट ए का रेडियस बी के डबल है, यानी बी का रेडियस अगर हम आर मानेंगे तो ए का रेडियस हो जाएगा 2r। उसके बाद कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो डेंसिटी और रेडियस के टर्म्स में एस्केप वेलोसिटी बना लेते हैं, अभी आंसर आ जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r, और मास को लिखेंगे हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो r√ρ के प्रोपोर्शनल आ रही है। एक r बाहर आ जाएगा क्योंकि अंदर बचेगा r², तो एक r बाहर आ जाएगा। तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो r√ρ के प्रोपोर्शनल आ रही है। अब डेंसिटी दोनों की सेम है तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ए की रेडियस डबल है, ए की रेडियस डबल है तो ए की सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। तो VA/VB का रेशियो बनेगा आपका 2। उसके बाद पूछा गया है 15th। देखिए, ए हॉलो स्फेरिकल शेल इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स रेडियस, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर। तो हॉलो के अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है या सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो वही होता है जो सरफेस का होता है, और वो होता है -gm/r। अब कह रहे हैं उसको हमने कंप्रेस करके आधी रेडियस का बना दिया, तो रेडियस अगर आधा करोगे तो 2 पर पहुंच जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा, यानी अब जो नया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो होगा -2gm/r। अब आपको ये बताना है ये पोटेंशियल बढ़ गया कि कम हो गया। मैग्नीट्यूड तो इसका बढ़ गया बट नेगेटिव भी तो लगाया है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा, और कम हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर, आंसर विल बी डिक्रीजेज। फिफ्टीन के बाद पूछा गया है क्वेश्चन 16। एक नॉन रोटेटिंग स्टार है, कोलैप्स कर रहा है और अपनी इनिशियल रेडियस RI से मास रिमेन चेंज मास में कोई चेंज नहीं होगा और रेडियस जो है वो कम होती जा रही है। तो ग्रेविटेशनल एसिलेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टार एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, रेडियस का फंक्शन पूछ रहे हैं, रेडियस जैसे कम होती जाएगी तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या फर्क पड़ेगा? तो बहुत सिंपल है, gm/r² होता है, और रेडियस अगर कम होती जाएगी तो एसिलेशन जो है बढ़ता जाएगा। अब ग्राफ कैसा बनेगा AG में और R में? तो ग्राफ जो है वो इस शेप का बनेगा, इस तरह से। ठीक है, रेडियस आप कम कर, बट ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब होता है जब रेडियस की पावर 1 होती है। स्क्वायर है तो ये बहुत तेजी से नीचे गिरेगा या बहुत तेजी से ऊपर उठेगा, आप ऐसे समझ सकते हो। रेडियस जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे, RI से कम होती जाएगी रेडियस, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा B पार्ट, स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेगा ये, ठीक है, कर्व में बढ़ेगा। B पार्ट आंसर बनेगा इसका। ये था 16 के बाद आपने पूछा 18th में कह रहे हैं सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बट इन ए डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। सैटेलाइट घूम रही है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है, और अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी और सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है? वो होती है 2π/t, और टाइम जो है वो 24 आवर्स है। तो यही अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होगी और यही सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी होगी। 2π/t, टी कितना होगा? 24 आवर्स। क्यों 24 आवर्स? क्योंकि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। जियो स्टेशनरी नहीं है बट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है वो। ठीक, तो अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा, ये अर्थ होगी और ये सैटेलाइट का ऑर्बिट होगा। इस तरह से। और अर्थ जो घूम रही है, अर्थ घूमती है आपकी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, और सैटेलाइट जो घूम रही है, सैटेलाइट घूम रही है ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे इस अर्थ के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट की, तो वो ऐड हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ऐड हो जाएगी दोनों।
तो वो हो जाएगी आपकी, दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2π/12। इसका मतलब 12 घंटे में वो जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में अपना ऑर्बिट पूरा कर देगी। 12 घंटे में आधा अर्थ घूमेगी, आधी सैटेलाइट घूमेगी और ये फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मान लिया आपकी किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सैटेलाइट दिख रही है और 12 घंटे जाने दो, तो 12 घंटे में एक तरफ से अर्थ घूमते हुए 180 डिग्री कवर करेगी और दूसरी तरफ से सैटेलाइट घूमते हुए 180 डिग्री कवर करेगी और फिर से मीट कर जाएंगे। ठीक है, फिर से मीट कर जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो आप ऐसे समझो, टॉप व्यू अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये मान लिया अर्थ का ऑर्बिट है और ये मान लिया सैटेलाइट का ऑर्बिट है। ठीक, और अभी आप मान लिया इस लोकेशन पे थे और सैटेलाइट इस लोकेशन पे थी। ये सैटेलाइट है और ये अर्थ में किसी पर्सन की लोकेशन है, तो अभी आमने सामने हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, अब अर्थ घूम रही है इस डायरेक्शन में और सैटेलाइट घूम रही है इस डायरेक्शन में, और अर्थ को भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाना होता है और सैटेलाइट को भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाना होता है। तो 12 घंटे में ये फिर से मीट कर जाएंगे। 12 घंटे में ये जो पर्सन पी की लोकेशन है ये यहाँ पहुँचेगी इधर से घूमते हुए, और सैटेलाइट की लोकेशन यहाँ पहुँचेगी। तो बताओ फिर से मीट कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? तो पर्सन के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट कितनी कितनी देर के बाद मीट करती रहेगी? 12 घंटे के बाद मीट करती रहेगी, तो उसका टाइम पीरियड 12 घंटे हो जाएगा। सो योर आंसर इज 12 आवर्स। 18 के बाद 19th। 2 point masses of mass 4m and m respectively separated by a distance are revolving under mutual force of attraction, ratio of their kinetic energy। बहुत आसान है, बना लेते हैं। ठीक, दो मासेज हैं, एक तो मास है 4m और एक मास है m, और ये म्यूचुअल अट्रैक्शन से घूम रहे हैं। तो पहली बात तो क्लियर है कि दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे होंगे, तो ये कहीं सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस होगी। ठीक, और टोटल डिस्टेंस अगर d है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 4d/5। नहीं, मैंने गलत बना दिया, सेंटर ऑफ मास मैंने हल्के वाले के पास कर दिया। सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास, और मासेस के रेशियो के इन्वर्स, मासेस के इन्वर्स रेशियो में डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 4d/5 और ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी d/5। ठीक है, m1 r1 इक्वल टू m2 r2 करके आप r1 और r2 का रेशियो निकाल सकते हो, और r1 और r2 का सम d दिया है तो आप उसी रेशियो में डिवाइड करके ये आंसर बता सकते हो। ठीक, अब एंगुलर वेलोसिटी तो दोनों की सेम होगी, ओमेगा से घूम रहे होंगे, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा इंटू d/5, और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी ओमेगा इंटू 4d/5। तो ये दोनों की लीनियर वेलोसिटी पता लग गई है आपको। लीनियर वेलोसिटी पता लग गई है तो हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पहले भारी वाले की ले लेते हैं, 4m वाले की, अपॉन काइनेटिक एनर्जी m वाले की, तो वो बनेगी हाफ mv², हाफ m मास कितना है 4m, और वेलोसिटी कितनी है ओमेगा d/5 का स्क्वायर, अपॉन m वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो हाफ mv², मास कितना है m, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है ओमेगा 4d/5 का स्क्वायर। तो देखते हैं जरा क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। हाफ से हाफ चला जाएगा, m से m चला जाएगा, d/5 से d/5 चला जाएगा, ओमेगा से ओमेगा भी चला जाएगा। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है ऊपर एक 4 दिख रहा है बचा हुआ, ये वाला 4, और नीचे 4 का स्क्वायर बचा हुआ दिख रहा है, यानी 16, यानी आंसर आएगा आपका 1:4। तो योर आंसर इज ए पार्ट। 90 के बाद पूछा आपने 20th क्वेश्चन। 20th में करेक्ट चॉइस पूछ रहे हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल कैविटी विद इन ए स्फेरिकल प्लैनेट मस्ट बी नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं कोई स्फीयर है, ग्रेविटेशन में हमने क्वेश्चन भी किया था, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था, और उसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी थी और हमें यहाँ पे फील्ड पूछा गया था। ये पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है, तो फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई स्फेरिकल कैविटी है तो उसके अंदर जो फील्ड होता है वो नॉन जीरो होता है और यूनिफॉर्म होता है। लेकिन अगर ये कैविटी एकदम सेंटर पे आ जाएगी तो वो फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक, अगर ये कैविटी कहाँ पहुंच जाएगी, अगर ये कैविटी एकदम स्फीयर के सेंटर पे होगी और कैविटी का सेंटर और स्फीयर का सेंटर अगर कोइंसाइड कर जाएगा तो ये फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ले रहे हैं मस्ट बी नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, तो ठीक तो है ये, लेकिन इसमें एक पॉइंट गड़बड़ हो सकता है कि अगर वो कैविटी स्फेरिकल कैविटी स्फीयर के सेंटर में हो जाए, तो अभी इसको डाउटफुल वाली कैटेगरी में डालते हैं। अगर मान लिया करेक्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं तो अगर इससे बढ़िया एकदम कोई करेक्ट मिलेगा तो उसको टिक करेंगे, वरना इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये डाउटफुल कैटेगरी में है। ठीक, पूरी तरह से सही नहीं है ये। ठीक, अगला ऑप्शन क्या है, व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एट एन
appreciable large height above the earth with velocity less than the circular orbit, it will fall to the earth along the parabolic path. अगर हमने उसको एस्केप वेलोसिटी सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम दी है तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई गिर जाएगी ये पक्का। ये मैंने आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाया था कि अलग अलग वेलोसिटीज़ में क्या क्या पाथ होगा। तो अगर आपने वीओ से कम दी है वेलोसिटी तो वो अर्थ पे गिर जाती है, लेकिन वो पाथ पैराबोलिक नहीं था, वो पाथ इलिप्टिकल था और इलिप्स के दूसरे सेंटर पे, दूर वाले फोकस पे अर्थ का सेंटर था। इलिप्स के दूर वाले फोकस पे अर्थ का सेंटर था। ठीक है, तो ये भी डाउटफुल है, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें क्या कह दिया उन्होंने? पैराबोलिक पाथ। ठीक, अब हम सी ऑप्शन पे आते हैं। ए बॉडी ऑफ जीरो टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्लेस्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड विल एस्केप द फील्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब उसके पास उतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी और वो एस्केप कर जाएगा। तो ये आंसर एकदम सही है। और भी समझ लेते हैं। अर्थ सैटेलाइट मस्ट बी इन इक्वेटोरियल प्लेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थ की सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अर्थ की सैटेलाइट पोल टू पोल घूमने वाली भी होती हैं। तो ये भी डाउटफुल हो गया। तो इसमें 3 गलत हो गए, 1 2 3, और करेक्ट चॉइस पूछ रहे हैं तो करेक्ट चॉइस क्या बनेगी आपकी? डी पार्ट, सॉरी सी पार्ट। ये था 20th के बाद आपने पूछा है 21 में कह रहे हैं कि फिगर शोज वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद ऑर्बिट रेडियस ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कुलर प्लानिटरी और मोशन। पता है आपको वह सब कुछ। ठीक है, अब आप ABC के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, कौन सी काइनेटिक? तो ये ग्राफ जो है वो क्लास में बनवाया गया है, और अगर आपको डाउट है इसमें तो नोट्स उठा के देखो। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर काम है बजाय कि मैं बार बार आपको बताऊं। ठीक है, तो इसमें जो ए ग्राफ होता है वो काइनेटिक एनर्जी का है और बाइंडिंग एनर्जी का है, और बी और सी में एक टोटल एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो बी जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी का और सी जो होता है वो होता है टोटल एनर्जी का। तो अगर आपको 21 में डाउट है तो आप देखो जाके उसको, वो ज़्यादा बेहतर काम है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 21 के बाद वो 24 पूछा गया है। 24 क्वेश्चन में कह रहे हैं बॉडी ऑफ मास m राइजेज टू हाइट r/5 फ्रॉम द अर्थ सरफेस और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं। एकदम खत्म है ये। ठीक है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल होगी -GM_m अपॉन r प्लस r/5 यानी 6r/5, माइनस इनिशियल क्या होगी तो वो जाएगी -GM_m अपॉन r। तो ये आपका 5r/6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस पहले कर देता हूँ मैं, और फिर ये माइनस है तो ये 5 ऊपर पहुँच जाएगा, 5/6 टाइम्स GM_m/r। तो 1 में से 5/6 माइनस करेंगे तो -1/6 हो जाएगा, सॉरी 1/6 बचेगा। 1 माइनस 5/6 1/6 बचेगा, 1/6 GM_m/r। अब इसको अगर स्मॉल जी में कन्वर्ट करना है तो एक r से मल्टीप्लाई, एक r से डिवाइड, तो ये बन गया स्मॉल जी। तो ये कितना आ जाएगा? mgr/6, mgr/6। h के टर्म्स में आंसर चाहिए तो r/6 को h के टर्म्स में आपको आंसर चाहिए। तो ऐसा करते हैं 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। ऐसा करने का फ़ायदा ये है कि जो r/5 है ये h बन जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा 5/6 टाइम्स mgh। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ठीक है, आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ना r/5 था जो था उसको h बना लिया हमने। h के टर्म्स में आंसर चाहिए तो h बना लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया 25th क्वेश्चन पूछा गया। 25th में कह रहे हैं एक प्लानेट है, उसका मास अर्थ का 1/10 है, रेडियस 1/3 है, और पर्सन जो है वो अर्थ पे फेंक सकता है 90 मीटर हाइट तक फेंक सकता है, 90 मीटर हाइट तक फेंक सकता है। तो उस प्लानेट पे कितना फेंकेगा? तो सिंपली आपको ग्रेविटी कंपेयर करनी है, खत्म। तो अर्थ पे ग्रेविटी अगर होगी GE लिख देता हूँ तो वो होगी GM/r²। तो उस प्लानेट पे ग्रेविटी क्या होगी? GP अगर हम लिखें तो मास तो है 1/10 और रेडियस है 1/3, तो मास की जगह डालेंगे m/10 और रेडियस की जगह डालेंगे 1/3, तो r²/9 हो जाएगा ये। तो ये बनेगा आपका 9/10 टाइम्स। प्लानेट पे जो ग्रेविटी है वो 9/10 टाइम्स है अर्थ की ग्रेविटी के। ये सिचुएशन है। तो ग्रेविटी अगर 9/10 टाइम्स है तो जब वो फेंकेगा तो हाइट तो ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाती है। तो ग्रेविटी अगर 9/10 टाइम्स है तो हाइट 10/9 टाइम्स हो जाएगी। जो हाइट जो अचीव करेगा वो e²/2g तो होता है, g के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइट। तो ग्रेविटी अगर 9/10 टाइम्स है, प्लानेट की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 9/10 टाइम्स है, तो प्लानेट पे हाइट अर्थ की हाइट की 10/9 टाइम्स हो जाएगी। तो हाइट ऑन प्लानेट इज इक्वल टू 10/9 टाइम्स of height on earth, and that is 90 meters. So the answer is 100 meters. C part.
25 के बाद पूछा गया है 26 देख लेते हैं। वर्क डन इन टेकिंग ए बॉडी ऑफ मास m टू ए हाइट nr अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बहुत ही सिंपल है, nr हाइट तक लेके जाना है, कितना काम करना पड़ेगा? तो जो वर्क होगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल होगी माइनस जी एम 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 अपॉन आर। टोटल डिस्टेंस जो है वो r प्लस एन आर होगी, क्योंकि एन आर हाइट तक लेके जा रहे हैं। माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो वो हो जाएगी माइनस जी एम एम बाई आर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये बनेगा आपका जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। अगर कॉमन लें तो 1 प्लस एन हो जाएगा। मुझे लगता है आगे का काम आप खुद कर सकते हो। जी एम एम बाई आर कॉमन ले लो और अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन। 1 प्लस एन का एलसीएम आ जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो एन अपॉन एन प्लस 1 आ जाएगा, एन अपॉन एन प्लस 1। तो ये आपका आया जी एम एम अपॉन आर और ऊपर आएगा एन, नीचे आएगा एन प्लस 1। अब आप क्या करना है, एक आर से मल्टीप्लाई, एक आर से डिवाइड। तो ये बन गया आपका स्मॉल जी, तो एम जी आर इंटू एन अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा। तो आंसर ये बनेगा आपका एम जी आर इंटू एन अपॉन एन प्लस 1, बी पार्ट आंसर बनेगा। उसके बाद 26 के बाद किसी ने पूछा है 28 पे चलते हैं अब हम। 28 पे चलते हैं। एक बॉडी है वो 4 आरी अबव द अर्थ सरफेस से 4 आरी हाइट पे है, यानी सेंटर से 5 आरी डिस्टेंस पे हो गई, और उससे पूछ रहे हैं कितनी मिनिमम एनर्जी दें ताकि वो एस्केप कर जाए। तो एस्केप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वही बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है मैं बना लेता हूँ। ठीक है, मान लिया ये अर्थ है और अर्थ की हाइट जो रेडियस जो है वो आरी है, और अर्थ की सरफेस से 4 आरी हाइट पे वो है, यहाँ पे रखी है, घूम नहीं रही है, सैटेलाइट नहीं है जो घूम रही हो, बस रखी हुई है। तो आपको कितनी वेलोसिटी में दूं इसको ताकि एस्केप कर जाए? तो वो जो एस्केप वेलोसिटी होगी उतनी हाइट पे, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू जी एम बाई आर। ये होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। और एनर्जी अगर निकालेंगे, एनर्जी कितनी दें? तो हाफ एम वी स्क्वायर कर देते हैं। तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हाफ एम, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जी एम एम बाई आर। ठीक है, इसमें सैटेलाइट वाला कंसेप्ट इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो सैटेलाइट है ही नहीं, बस वो इतनी हाइट पे है वहाँ पे, और वहाँ से एस्केप कराना है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, और आर जो है वो 5 आर ई के बराबर है। अब अगर हमें स्मॉल जी बनाना है, स्मॉल जी अर्थ की सरफेस पे, तो ऐसा करो आर ई से मल्टीप्लाई और आर ई से डिवाइड। तो जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर ये बन गया स्मॉल जी, तो आंसर आपका बनेगा एम जी आर ई अपॉन 5, एम जी आर ई अपॉन 5, एम जी आर ई अपॉन 5। सो योर आंसर इज सी पार्ट। 28 के बाद पूछा है किसी ने 30th में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट ए एंड बी फ्रॉम द सेंटर 1.4:1 है। ए की सेंटर से डिस्टेंस जो है वो 1.4 और बी की सेंटर से आर ए लिख सकते हैं इसको, आर ए 1.4 कुछ होगा ऑफ आर बी, ये है। ए की डिस्टेंस 1.4 है, बी की 1 है, तो ये रेशियो है। ठीक है, अब एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं सैटेलाइट, तो सैटेलाइट की एनर्जी अगर डिस्टेंस का रेशियो 1.4:1 है तो एनर्जी तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी के सैटेलाइट की जो एनर्जी होती है वो होती है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r माइनस का, ये सैटेलाइट की टोटल एनर्जी होती है। लेकिन रेशियो पूछा गया बी अपॉन ए का, तो ए और बी का रेडियस का रेशियो ये है, और एनर्जी का रेशियो पूछा गया वी अपॉन ए का, तो यही आंसर वापस आ जाएगा। वैसे तो इन्वर्स होता है, अगर एनर्जी ए की अपॉन एनर्जी बी की पूछी गई होती तो इसका उल्टा हो जाना था, 1.4:1 का 1 अपॉन 1.4 हो जाना चाहिए था, बट पूछा आपसे क्या है, बी की एनर्जी अपॉन ए की एनर्जी, तो वही सेम आंसर वापस आ जाएगा, ए पार्ट। 31 पूछा है उसके बाद। 31 में कह रहे हैं कि सैटेलाइट कैन बी इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड अर्थ एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अगर एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की डबल हो जाए तो सैटेलाइट कैन नाउ बी इन द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, कितनी डिस्टेंस पे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बनेगा? ठीक, तो जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अब आप कह रहे हो कि अर्थ की स्पीड डबल करनी है, तो टाइम पीरियड तो आधा हो गया, टाइम पीरियड आधा हो गया। अब टाइम पीरियड अगर आधा होगा तो डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो निकालना। तो डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होगी टी की पावर 2/3 के। तो टाइम पीरियड अगर आधा हो जाएगा तो डिस्टेंस जो होगी
वो 1/2 की पावर 2/3 टाइम्स हो जाएगी नई डिस्टेंस। तो ये क्या बनेगा, क्या ये बनेगा क्या, ये देखना पड़ेगा ये क्या बनेगा। तो ये 1/4 की पावर 1/3 हो सकता है, अगर 2 को अंदर ले जाएं तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, टी स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो आर किसके प्रोपोर्शनल जाएगा, टी की पावर 2/3 के। अब आप कह रहे हो कि आपने स्पीड अर्थ की डबल कर दी, तो टाइम पीरियड तो आधा हो गया, टाइम पीरियड आधा हो गया तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी 1/2 की पावर 2/3 टाइम्स। अब इस ऐसा कोई आंसर दिख नहीं रहा है, तो 2 को अगर मैं अंदर ले जाऊँ, 2 स्क्वायर कर दूँ, तो ये 1/4 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। 31 के बाद 32, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड बाय ए सैटेलाइट इन इट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कोई बॉडी हमने गिरा दी, तो वो क्या सैटेलाइट के साथ ही घूमती रहेगी 24 घंटे, ठीक है। इट विल बर्न ऑन एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एंटर ही नहीं करेगी। इट विल रिमेन इन द सेम प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, बिल्कुल सही बात, वो भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही बनी रहेगी, बी पार्ट। 32 के बाद 33, 33 में कह रहे हैं द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज वी। पोलर सैटेलाइट होगी ये, बिल्कुल अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास है। और आधे एल्टीट्यूड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो बहुत ही आसान है, वी जो होगा एकदम जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो होगा gm/r। अब कह रहे हैं इतना एल्टीट्यूड चाहिए जो कि अर्थ की रेडियस का आधा हो, तो वहाँ पे वेलोसिटी v डैश कितनी हो जाएगी, तो फॉर्मूला लगेगा √gm/r, r की जगह क्या लिखोगे r + r/2, तो ये हो जाएगा 3r/2। तो ये √2/3 टाइम्स v कह सकते हो आप इसको, इतनी हो जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन जो पूछा है 33 के बाद, वो पूछा है 34। दो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स थी ए और बी, उनकी डिस्टेंसेज आर ए और आर बी अबव द अर्थ सरफेस और रेडियस अर्थ की आर है, तो उनकी स्पीड का रेशियो पूछ रहे हैं, बिल्कुल खत्म है ये। वेलोसिटी जो होती है वो होती है √gm/r। तो वी ए लिखोगे तो यहाँ लिखोगे r + r a, क्योंकि सरफेस से डिस्टेंस आर ए है और सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर होगी, तो टोटल सेंटर से डिस्टेंस r + r a हो जाएगी, ठीक। और v की वेलोसिटी जब लिखोगे तो होगी √gm/r + rb। और ए और बी का रेशियो पूछा गया, तो मुझे लगता है अब हो ही गया होगा, ठीक है। ए और बी का रेशियो पूछा गया है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए पार्ट, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में जाएगा अंडर रूट के अंदर। उसके बाद है 34 के बाद 35 पूछा है, एक प्लानट है, उसका मास m है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है सन के अबाउट, और मास बहुत ही कम है, और टाइम पीरियड जो है वो t है। इफ a बी द एरिया ऑफ ऑर्बिट देन इट्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, और जो एरियल वेलोसिटी होती है वो L/2m के बराबर होती है। केपलर सेकंड लॉ की जो एरियल वेलोसिटी होती है वो L/2m के बराबर होती है, और एरियल वेलोसिटी होगी टोटल एरिया अपॉन टाइम। टोटल एरिया अगर a है और टाइम कितना है उसका t है। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम पूछा, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम जाएगा 2ma/t। सो योर आंसर is A part। 37, if a body is carried from the earth to moon, if a body is carried from surface of earth to the moon, then, तो जब अर्थ से सरफेस से मून की सरफेस पे लेके जाएंगे तो पहले तो उसका वेट कम होता जाएगा, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड और मून का ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, वहाँ पे उसका वेट 0 हो जाएगा। और फिर जैसे ही उसके बाद हम मून की तरफ बढ़ेंगे तो मून का ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ता जाएगा, तो वेट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो वेट पहले डिक्रीज करेगा, एक बार 0 होगा, फिर इंक्रीज करेगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। 38 भी पूछा गया है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 2 सैटेलाइट 3 आवर्स एंड 24 आवर्स, और उनकी वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ समझो आप, अगर आपको टाइम पीरियड का रेशियो पता है तो आप डिस्टेंस का रेशियो बता सकते हो। t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, तो t1/t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1/r2 का होल क्यूब, या सीधे मैं करूँ r1/r2 निकालना है तो ये 2/3 हो जाएगी पावर। एक का टाइम 3 आवर्स है, एक का 24 आवर्स है, और उसकी पावर क्या है 2/3 इज इक्वल टू r1/r2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो पहले अगर स्क्वायर करें तो 64 हो जाएगा, और फिर क्यूब रूट लेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस का रेशियो बन गया। अब जो वेलोसिटी होती है वो खुद √r के प्रोपोर्शनल होती है, √gm/r, √r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो वेलोसिटी का रेशियो आएगा v1:v2, तो वो आ जाएगा √r2:r1।
और वो बनेगा √4:1, दैट मीन्स 2:1. सो योर आंसर इज सी पार्ट. 39th स्टेटमेंट वाला है, पढ़ लेते हैं. दो स्टेटमेंट दिए. अज्यूमिंग जीरो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैन नॉट बी पॉजिटिव. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अगर आपने इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो माना तो किसी भी और पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का है तो वर्क डन नेगेटिव ही होगा, तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसलिए हमेशा नेगेटिव ही होगा. तो पहला सही है. दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स हैज इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल. बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है. लेकिन पोटेंशियल नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का है. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कूलम्बिक फोर्स की तरह अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का होता, ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वैसे ही दो तरह का मास होता, इनवर्स स्क्वायर फॉलो करता, लेकिन दो तरह का मास होता, अट्रैक्शन रिपल्शन लगता, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का होता. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट उसके पॉजिटिव होने को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट second is not the correct explanation for the first one. So your answer is B part.